आगे आपको अच्छे से गाइड करना। बस इधर से लास्ट में आपको अच्छा है, खुश हो आप लोग इधर से, खुश नहीं हो जाओगे। सेकेंड ईयर में मेहनत करना, सेकेंड ईयर में रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। सही है, सेकेंड ईयर में और फोकस करना और अच्छे से पढ़ना। ओवरऑल परसेंटेज मिला के ही दोनों काम होंगे ना। सेकेंड ईयर में मिला के जब ओवरऑल परसेंटेज काम होगी उसी के हिसाब से एमपी कैटेगरी सारा काम। अच्छा देखो, एमपी कैट का जो सेक्शन हुआ था मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें। देखो पीएमटीसी जो है ना, पाकिस्तान मेडिकल ट्रेनिंग काउंसिल, पीएमटीसी डिसाइड करती है हर एक चीज़ मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी चीज़ों को डील करती है पीएमटीसी, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। सही, उसी का फैसला होगा कि कितने बच्चे एमबीबीएस करेंगे और जो एमबीबीएस करेंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है। सही, ए टू जेड सारी चीज़ें ना मतलब पीएमटीसी डिसाइड करती है। यहाँ तो आप मुझे ज़्यादा नहीं लगा। अच्छा, तो पीएमडीसी ना सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो पीएमडीसी ने डिसाइड यही किया है कि कराची में ना टोटल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो एमबीएस करना चाहते हैं। सही, एमबीएस करने के लिए ना सिर्फ इंटर पास होना चाहिए। मतलब इंटर जिसने क्लियर कर लिया, इंटर पास कर लिया, तो उसके बाद वो एलिजिबल हो गया कि उसे एमबीएस में एडमिशन मिल जाना चाहिए। लेकिन आगे जो सीट्स है ना वो बहुत लिमिटेड है। मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारी की सीट्स मिला के होगी ना सबकी, पूरा डेटा था शायद आप लोगों को दिखाया गया। डाउन में टोटल 232 सीट्स होती है, फिर केएमएससी में 250 के करीब सीट्स है, सबकी सीट मिला के ना 700 750 सीट बनती है। 750 सीट्स ओवरऑल सिर्फ मतलब जो एमबीबीएस कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, जो 750 सीट में बस उन्हीं में एडमिशन मिलेगा। 750 तो अब 750 जो एडमिशन मिलेगा, टोटल तकरीबन 16-17 हज़ार बच्चे चाहते हैं एमबीबीएस में एडमिशन लेना। तो फिर पीएमडीसी ने डिसाइड किया इन सब का एक टेस्ट ले लेते हैं, और टेस्ट में जो टॉप के 750 होंगे उनको हम एडमिशन देंगे, बाकी सबको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मतलब नहीं ले सकते ना, सीटी लिमिटेड है। तो वही टेस्ट होता है जो कहलाता है एमटी कैट। सही, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो है या कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये जो एडमिशन टेस्ट है आप लोगों का, ये टेस्ट आप लोग करोगे, सिर्फ पास नहीं करना, टॉप के जो 750 स्टूडेंट्स है ना उनमें आना है। उनमें आने के बाद तब आप लोगों को एमबीएस में एडमिशन मिलेगा, वरना एडमिशन नहीं मिलता है सिर्फ वो टॉप के 750। अच्छा, एडमिशन नहीं मिल पाएगा ये नहीं कि जो 750 नीचे वो एडमिशन मिलेगा नहीं, वो एमबीएस कर ही नहीं सकते। ये वो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से एमबीएस करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर से जो एमबीएस करते हैं उनकी फीस कम होती है, मतलब काफ़ी कम होती है। कम का मतलब काफ़ी कम का मतलब इतनी होती है कि आप लोग अंदाजा लगा लो, पर ईयर की होगी 3 लाख 2.5-3 लाख इस तरह की होगी एक साल की। ओवरऑल एमबीएस मिला के 10 लाख 12 लाख 15 लाख में हो जाता है, 10 लाख तकरीबन 10 से 15 लाख। 15 लाख एमबीएस मतलब इतना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि 5 साल की फीस है, 5 साल में 15 लाख, हर साल 2-2.5-3 लाख रुपये हैं, तो वो इतना फिर भी ना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो इससे नीचे जाते हैं रैंकिंग में, यानी जो 750 से नीचे जाते हैं, 750 से लेकर चले जाओ तकरीबन 900 950 हज़ार तक चले जाओ, ये जो 250 बच्चे होते हैं ये वो बच्चे हैं जिनको इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। इनको एडमिशन मिलेगा सेल्फ फाइनेंस का सीट। वो जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस की सीट्स है वो 250 उसमें इनकी फीस होती है तकरीबन जो गवर्नमेंट सेक्टर की फीस थी उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा, 3 से 4 गुना ज़्यादा। मतलब ये 12-15 लाख है वो 50 लाख रुपये, 45 से 50 लाख रुपये में सेल्फ फाइनेंस पे एमबीबीएस हो जाता है उन बच्चों का जो टॉप के 750 में नहीं आ पाए, लेकिन टॉप के 1000 बच्चों में आए हैं, 750 में नीचे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इससे भी नीचे आए हैं, पास तो किया ना उन्होंने, अब वो भी एलिजिबल है, वो भी एमबीबीएस कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे प्राइवेट सेक्टर से। और प्राइवेट सेक्टर में यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ पर एमबीएस करेंगे, तो वहाँ पर जो एमबीएस की फीस है वो तकरीबन कम से कम मिनिमम भी 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख पूरे एमबीबीएस, मतलब एक साल के 30 लाख। तो वहाँ 3 लाख रुपए और एक वहाँ 30 लाख एक साल की फीस, तो इतनी ज़्यादा फीस ही प्राइवेट से करते हैं लोग। मतलब यहाँ के बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ के बच्चे वैल्यू वगैरह कहाँ से अफोर्ड करेंगे, इतना 1.5-2 करोड़ रुपये वो घर वालों के पास वो एमबीबीएस करवाएंगे कहीं और लगा के। सही है, तो इसलिए ना नहीं करवाते ना यहाँ वाले, ओरिजिनल होते भी नहीं पेरेंट्स के पास, तो मिडिल क्लास हम लोगों के पास इतने नहीं हो पाते। लेकिन जो दूसरी जगह के हैं जो बीएच वगैरह में रहते हैं वो लोग करवा देते, इतनी फीस नहीं, मतलब इतने फीस में एमबीएस करवा देते हैं। लेकिन एमबीएस करवाने के बाद उनको फायदा नहीं मिलता, मतलब एमबीएस कर तो लेते हैं ये वो बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर से करेंगे। अब ये बात ना सबको पता है कि उन्होंने प्राइवेट से एमबीएस किया। अब प्राइवेट से एमबीएस किया हुआ बच्चा उसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसीलिए उसने प्राइवेट में एडमिशन लिया, पैसे देकर उसने एमबीएस में एडमिशन लिया है, प्लस पैसे देकर वो वहाँ पढ़ रहा है,
फिर वो वहाँ उतने अच्छे तरीके से पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि पैसों की बेस पर एडमिशन मिल रहा है। तो इसलिए इनको जॉब भी नहीं मिलती, इनको जॉब वगैरह नहीं मिलती। अगर जॉब नहीं मिलती ना, फिर ये आके आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं कि एमबीबीएस का स्कोप नहीं है, एमबीबीएस में कुछ नहीं रखा, छोड़ो एमबीबीएस को, मेडिकल फील्ड ऐसी ही है, एमबीबीएस वाले जॉबलेस बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा। पढ़ो तो अच्छी जगह से आप लोग एमबीबीएस करते, तो आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से एमबीबीएस करते, तो आप लोग वो होती ना अच्छी जगह पे वो मिलती ना, आप लोग को जॉब मिलती, आप लोग अप्रोच किया जाता, आप लोग भी जॉब के लिए तलाश, मतलब आप लोग भी तलाश करते, जॉब आप लोग के लिए आती। और ऐसा होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर से करते हैं उनके पास टाइम भी नहीं होता, वो एक हॉस्पिटल से निकलते हैं, दूसरा हॉस्पिटल वाला खड़ा होता है। यहाँ से सुबह 8 से लेके किसी जगह में 4 बजे तक है, फिर 4 से 6 किसी और जगह है, 6 से 8 किसी और जगह है, संडे को एक दिन कहीं और बैठते हैं, तो इतना काम होता है उनके पास। लेकिन वो इसे गवर्नमेंट सेक्टर वाला इनको मिलता है ये सारा, प्राइवेट सेक्टर वालों को नहीं मिलता। और दूसरा मेन जिनको काबिलियत है ना, जितने काबिल लोग उतना काम मिल जाएगा आपको, ये थोड़ी भी सिर्फ डिग्री की बेस पे आपको तो सारा मिल जाएगा। एमबीबीएस भी जॉबलेस बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उस तरीके से वो काबिल नहीं है, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता नहीं है कि किस तरीके से जाके जॉब तलाश करनी है, किस तरीके से काम करना है और अपने करियर में किस तरीके से आगे निकलना है, ये सारी चीज़ें उन्हें आती नहीं। अच्छा, मेरा नाम सर हसन रजा है, सर हसन रजा। मैंने मास्टर्स किया था जोलॉजी में 2024 में, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, सही है, तो इतना ज़्यादा पहले मैंने मास्टर्स नहीं किया, तो 2024 में मास्टर्स किया था। मास्टर्स के फौरन बाद मैंने एपीएस कॉलेज में पढ़ाया, आर्मी पब्लिक कॉलेज में एज अ लेक्चर मैंने तकरीबन 8 महीने पढ़ाया। 8 महीने पढ़ाने के बाद फिर मैं आगन कॉलेज में चला गया, आगन कॉलेज में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, वहाँ पर फर्स्ट से सेकेंडरी के बच्चों को, आगा खान बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाना था, वहाँ मैंने 8 महीने पढ़ाया। अभी इसी महीने मैंने वहाँ से रिजाइन किया, तो 8 महीने वहाँ पढ़ाया। वहाँ पर आगन बोर्ड है, आगन बोर्ड आप लोगों से डिफरेंट होता है, पता होगा जरा आपको। आगन बोर्ड है प्राइवेट बोर्ड, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है, उसमें ना एमडी से भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मुश्किल होता है, उनमें रीजनिंग और ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ये रट्टा मारने वाला नहीं होता, सिर्फ समझना होता है। तो वहाँ मैंने पढ़ाया 8 महीने। अब मैंने वो रिजाइन कर दिया क्योंकि मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ लेक्चरर अपॉइंटमेंट हो जाएगी इस मंथ में। जो 17 ग्रेड के जो होते हैं ना, 17 ग्रेड ऑफिसर जो कॉलेज में लेक्चर होते हैं, जो आप लोग के टीचर हैं कॉलेज में, जो जोलॉजी के लेक्चरर हैं, आप लोग फीमेल होगी, आप लोग तो फीमेल टीचर जो है वही मैं एज अ जोलॉजी लेक्चरर इस मंथ में मेरी वहाँ पर अपॉइंटमेंट, तो मैं वहाँ सही है। तो गवर्नमेंट को बाकी इसके अलावा मैं एमडी को सारी जगह पढ़ा रहा हूँ, सही है, डॉक्टर से पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मतलब पिछले साल मैंने तकरीबन 14 क्लास पढ़ाया, 14 बैचेस कंप्लीट पढ़ाया। और इस साल आप लोग तकरीबन 30 का बैच फिलहाल को जो जिनको अभी स्टार्ट करवा दिया, एमडी स्टार्ट हो चुका है, 2-3 जगह पर एमडी स्टार्ट हो चुका है, वो आधा चैप्टर पढ़ भी चुके हैं और अभी हम आज स्टार्ट करें और अभी कुछ जगह और स्टार्ट होगा। लेकिन इस साल भी तकरीबन 14-15 बैच मेरे कंट्रोल में है, तीसरे बैच को मैं एमडी पढ़ा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम क्या है, सर हसन रजा, सही ये याद रखना। दूसरा, एमडी कैट का सिलेबस पहले लिख लो, सिलेबस पहले देख लो क्या क्या है। सिलेबस देखो, सिलेबस क्या होता है, आप एमडी पीएमडीसी में चाहता ना पीएमडीसी, तो ये करता है कि आप लोगों का कंप्लीट जो है सब पढ़ लो, सब में से हम लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिससे आगन बोर्ड वाले करते हैं। आगन बोर्ड में तकरीबन 28 से 29 चैप्टर होते हैं उनके फर्स्ट से सेकंड के मिला के, लेकिन वो कोर्स नहीं देते, वो कहते हैं कि सब पढ़ो, A to Z सब पढ़ो। तो आगन के बच्चे बहुत मतलब कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, क्या करना है, कोई उनकी तैयारी भी नहीं करवाता। आगन बोर्ड वालों को एमडी की कोई तैयारी नहीं करवाता, खुद करते हैं तैयारी, क्योंकि कोई टीचर नहीं आता है, बोलता है कि हाँ मैं 27-28 चैप्टर पढ़ाऊँ। इतना आसान भी नहीं होता बच्चों को पढ़ाना 28 चैप्टर, वो भी एमडी के लेवल पे डिटेल में जाके, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ना तो अब पीएमडीसी ने डिसाइड किया कि आप लोग के पास जो फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर थे जो आप लोग ने पढ़े थे बाहर में, फर्स्ट में कितने चैप्टर थे, 14, कितने थे 14 थे, सेकंड ईयर में कितने हैं 13 सही, तो टोटल कितने हो गए 27। उस 27 में से 11 चैप्टर रिड्यूस करके खत्म कर दिए। 11 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ने भी नहीं, देखने भी नहीं, सही, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जिनका ना एमबीबीएस से लेना देना भी नहीं। अब किंगडम प्लांट ही पढ़ के आप लोगों ने क्या करना है या किंगडम एनीमिया पढ़ के भी क्या करना है, कोलेप्रा का कोई इलाज करेगा आप लोगों को। मतलब ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जैसे कोलेप्रा डायरिया और ये सारे, इनके बारे में पढ़ के आप लोगों ने क्या करना है, प्लस फॉर्म्स एंड फंक्शनिंग प्लांट, स्टोमेटा कैसे ग्रोथ होता है, ऊपर होता है, ये सारा थोड़ी आपको क्या करना है। तो इससे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने आगे जाके पढ़नी ही नहीं। फोटोसिंथेसिस का क्या लेना है आपको, अब डॉक्टर का इलाज करोगे एमबीबीएस में, आप फोटोसिंथेसिस थोड़ी पढ़ोगे आप। इसीलिए ना ये टॉपिक हटा दिए, ये 11 चैप्टर जो हटाए, ये ज्यादा वही चैप्टर जो बॉटनी के और जो zoology वाले हैं वो ज्यादा क्यों पे नहीं है, क्योंकि zoology ज्यादा एनिमल से और ह्यूमन से रिलेटेड हो है, सही। और मेरी डिग्री भी एमएससी zoology, मास्टर इन zoology, इसीलिए मुझे खुद भी बायोलॉजी ज्यादा आसान भी होती है, क्योंकि zoology का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा भी होता है, आसान भी होता है समझने में।
अच्छा, जो चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं ना आप लोगों के, वो है हमारे पास, देखो पहले हेडिंग लगा लो एमडी कैट के सिलेबस की, थोड़ा सा ना एमडी कैट 2016 सही है 2026 में देना है आप लोगों को। आज हम स्टार्ट करते हैं 2026 से आगे। इसमें जो जो आप लोगों के चैप्टर्स इन्वॉल्व है ना, अच्छा एक और चीज, आप लोग जो लेक्चर लिखोगे ना यहाँ के, सही है, जो बोर्ड पे वो तो लिखोगे, उसके नाम कुछ लिखना लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि बोर्ड पे जो है वो सब लिखना आपके पास, सही। बोर्ड पे जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे ज़्यादा लिखता हूँ, तो सब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, जो भी एक भी बात बताऊँगा बोर्ड पे लिखूंगा। तो इसलिए जो जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो सारी अच्छे कॉपी करना, प्लस अलग से कॉपी बनाना बायो की एमडी कैट सेकेंड ईयर वाली कॉपी में ही बीच में नहीं लिखना, जरा कॉपी में फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ जाओ, ये सब बिल्कुल नहीं करना। एक बायो की अच्छी सी कॉपी लो, उसके अंदर पहले पेज पे ये सिलेबस लिखेंगे, दूसरे पेज में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, फिर इसी तरह कंटिन्यू करेंगे आप, सही। और अच्छा पहले से लिखते हैं, सबसे पहले जो चैप्टर है आप लोगों ने जो एमडी कैट में करना है, एमडी कैट सिलेबस 2026 का जो पहला चैप्टर आप लोग करेंगे, फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर था आप लोगों का, फर्स्ट ईयर में जो पहला चैप्टर था उसका नाम क्या था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सबसे पहले आपने ये पढ़ना है। अच्छा, चैप्टर्स के अंदर भी ना चीजें स्पेसिफिक है, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजिकल, उसमें से भी चीजें रिड्यूस है, जैसा कि आरएनए नहीं पढ़ना, डीएनए पढ़ना है, सही। इस तरह तो कुछ कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, लिपिड्स वगैरह कुछ स्पेसिफाई करके ये पढ़ो, ग्लाइको लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ने, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो आखिरी चैप्टर आखिरी टॉपिक था ना, उसमें से 2 पढ़ने 2 नहीं पढ़ने, तो कुछ चीजें ना उसमें से भी स्पेसिफिक है, लेकिन वो अब यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम चैप्टर्स के नाम लिखेंगे कि जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले उस चैप्टर के जो जो टॉपिक हमने कवर करने वो पहले लेक्चर में, मतलब जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब लिखा करेंगे, सही है। अच्छा, चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने करना है। नंबर 2 दूसरा चैप्टर था फर्स्ट में एंजाइम्स, वो भी इंक्लूड है। तीसरा चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, ये काफी बुक्स में ना, काफी बुक्स है पंजाब बोर्ड या किसी दूसरी बोर्ड की, उनमें इस चैप्टर का नाम होता है द सेल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी बुक में तो ये चैप्टर ही नहीं है, तो हमारी बुक में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के नाम से, उनकी बुक में द सेल होगा हमारा, इस तरह होगा। अच्छा, इसके बाद एक चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। ये बायो एनर्जेटिक्स आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, या अभी तक जान नहीं छोड़ा आपको। बायो एनर्जेटिक्स जो है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ा था आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, फिर आप दोबारा पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फिर रिस्पायरेशन पढ़ा था। अब इस चैप्टर में से सिर्फ रिस्पायरेशन वाला पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस खत्म, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, उसका काम ही नहीं है एमडी कैट के सिलेबस में, तो एमडी कैट के सिलेबस में सिर्फ रिस्पायरेशन वाला पार्ट होता है। अच्छा, वो आगे नहीं। अच्छा, बायोलॉजी के बाद एक चैप्टर था आप लोगों का ए सेलुलर लाइफ, ए सेलुलर लाइफ यानी वायरोलॉजी, वायरस वाला चैप्टर याद है, बड़ा था ना फर्स्ट ईयर में, ए सेलुलर लाइफ, वो चैप्टर में इंक्लूड है। इसके बाद था प्रोकैरियोट्स, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है, बैक्टीरिया वाला चैप्टर पहले होता था लेकिन वो हटा दिया गया। फिर इसके बाद एक था चैप्टर प्रोटिस्टा एंड फंजाई, नहीं है वो भी, उसका भी कोई काम नहीं है, तो ये प्रोटिस्टा और फंजाई। इसके बाद था किंगडम प्लांटी, प्लांटी वाला भी नहीं है। फिर किंगडम एनिमेलिया भी नहीं, वो जो डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, डायवर्सिटी ऑफ एनिमल्स वाले चैप्टर। फिर इसके बाद एक फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स वाला था, वो भी नहीं है। इसके बाद फिर एंटी चैप्टर यानी वो वाला जो हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी वाला चैप्टर था, होलोजोइक न्यूट्रिशन था, तो 6 नंबर पे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वही चैप्टर है जिसमें हमने, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है शायद, इसके साथ पढ़ लिया था, रिड्यूस हो गया था ना, बेसिकली इसके साथ रिड्यूस हो गया था। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन आएगा, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, तो ये हमने करना है इसे। फिर इसके बाद इसी से नेक्स्ट जो है हमारे पास है इम्यूनिटी, फर्स्ट ईयर से ही इम्यूनिटी वाला करना है आपने। इसके अलावा एक चैप्टर जो था हमारे पास एक और था गैस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, सही। एक चैप्टर ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस, और एक और फर्स्ट ईयर के सिलेबस कौन सा है? फर्स्ट ईयर के चैप्टर में आप लोगों ने गैस एक्सचेंज पढ़ा था, न्यूट्रिशन पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ा था, सर्कुलेशन एक लास्ट और है सर्कुलेशन। अभी जो 9 चैप्टर्स हैं ना, सर्कुलेशन, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाला मेन टॉपिक है, वो याद है। तो ये 9 चैप्टर्स हैं, टोटल 16 यूनिट्स हैं, 16
इसके में से 9 जो है ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, सही, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक्स है। इसके अलावा कुछ चैप्टर सेकंड ईयर से हैं, सेकंड ईयर से हैं ये रहा फर्स्ट। सबसे पहले हमारे पास ये जो सेकंड ईयर का पहला चैप्टर होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस पहले इन्वॉल्व नहीं था, अब इस साल में ऐड करते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट। अच्छा, ये सपोर्ट एंड मूवमेंट ना सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, हम सपोर्ट एंड मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर हमारा ये। फिर इसके बाद एक चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकंड ईयर में नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये है आप लोग के एप्लीकेट में। केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, सही, केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंगुलर बिहेवियर और ये वाले चैप्टर थे वो नहीं है। एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन। अब कितना पढ़ लिया आप लोगों से मैंने? सर होमियोस्टेसिस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा, सही, रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपने, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बॉटनी वाला सेक्शन है नीचे, बॉटनी वाले सेक्शन में एक चैप्टर है इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए भी हो गया सर। इनहेरिटेंस एक है, इनहेरिटेंस जो हम करेंगे। जो क्रोमोसोम और डीएनए वाला चैप्टर है ना वो नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ये वाला, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आप लोग के एप्लीकेशन सिलेबस में, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स या केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम एक्सप्लेन करनी है, जो फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद ही नहीं है। फर्स्ट ईयर की बुक में सेल वाले चैप्टर क्रोमोसोम थोड़ा सा है, एक या दो पैराग्राफ में थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसलिए वो टॉपिक हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, वो क्रोमोसोम और डीएनए से पढ़ेंगे। लेकिन एक ही टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर का नाम हमें इंक्लूड नहीं है इसलिए। इनहेरिटेंस हमने करना है, इनहेरिटेंस करना है। इसके अलावा एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ये भी इंक्लूड किया है सर, बायोटेक्नोलॉजी सेकंड ईयर से। होमियोस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी और एक और एवोल्यूशन। ये टोटल 16 चैप्टर जो हमने कवर, सही। कुछ चैप्टर हैं बहुत छोटे हैं, यानी हम आएंगे एक ही हफ्ते में कवर करेंगे, 2 घंटे में कवर होगा इंसान वाला, इसलिए कुछ छोटे चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर होंगे जिसमें एक महीना लगेगा, मतलब एक सपोर्ट एंड मूवमेंट आज स्टार्ट करेंगे, ये महीने बाद खत्म होगा, ये नहीं पड़ा है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में इतना टाइम लगता है, एवोल्यूशन थोड़ा सा, ये रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है। कुछ चैप्टर बहुत लेंथी है, होमियोस्टेसिस में बहुत टाइम लगने वाला है, तो कुछ चैप्टर लेंथी है जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ बहुत शॉर्ट है जिसमें बहुत कम टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, सही। अभी तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, क्योंकि अगले साल आप लोगों ने देना है टेस्ट, अभी नहीं देना, अगले साल तकरीबन अक्टूबर में टेस्ट होगा आप लोगों का, तकरीबन, सही। ये सारा हमारे पास कोर्स जो हमें पढ़ना है इस साल, ये लिख लो इसके बारे में, सही है। स्टार्टिंग में ये लिख लो सबसे पहले। इसके बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। सर हम सिम्बोर्ड की बुक से ही पढ़ेंगे। देखो हमने जो प्रिपरेशन करनी है ना, अब एमटीकैट वाले जो हैं वो आप लोगों के क्वेश्चंस बनाते हैं मेजरली, मतलब 85% 90% एमसीक्यूज वो आप लोगों की सिर्फ बोर्ड से ही लेंगे, लेकिन 10% 15% जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं वो फेडरल बोर्ड से, फेडरल बोर्ड की क्वेश्चन। तो अब हम जब पढ़ेंगे, सही है, हम लोग इस तरह से अलग से आइसोलेट नहीं करेंगे। जैसा मैं लेक्चर दूंगा उसके अंदर तो सारी चीजें, मतलब दोनों तीनों बुक्स को पंजाब बोर्ड में मिक्स किया हुआ है, तो तीनों बुक्स को मर्ज करके ही मैं पढ़ाऊंगा, पहली बात तो ये। दूसरा, रीड आप लोगों ने करनी है, रीड आप लोगों ने करनी है इन द सेंस कि जो टॉपिक होगा, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना है, स्ट्रक्चर को कौन पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर को आप लोग पहले सिंपल से रीड कर लोगे, पहले तो लेक्चर ले लोगे, लेक्चर यहाँ हो जाएगा। अच्छा, लेक्चर्स के बाद रीड करना है, पहले से रीड नहीं करना। पहले रीड करोगे अपना क्या लिखा है तो अजीब सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज ना हो जाएगा। पहले अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर लेक्चर ले लेना, और पहले लेक्चर किया तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ना, फिर आपको रीड करना स्टार्ट। चैप्टर 1 खत्म होगा, जैसे ही पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारा समझ आ जाएगा, हो गया। अब उसका बोर्ड से रीड किया, फिर पहली बोर्ड से रीड किया, टाइम मिला तो पंजाब बोर्ड से रीड किया, वरना इतनी नीड नहीं है। और फेडरल बोर्ड रीड करोगे ना तो समझ आएगा कि हाँ अच्छा है, फेडरल बोर्ड में प्रॉपर वर्डिंग अच्छी होगी। ये सिक बोर्ड वाला तो कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ तो बुक उठा के देखना क्या क्या लिखा है। अभी आप लोग पता नहीं बुक से पढ़ते नहीं पढ़ते, आप लोग बुक कभी पढ़ना क्या लिखा हुआ है इसमें, ये सपोर्ट एंड मूवमेंट में क्या लिखा है, वो बोन के सेल्स वाला टॉपिक कभी उठा के देखना, सेल्स ऑफ बोन वाला जो पैराग्राफ राइट साइड पे लिखा होता है, बस माशाल्लाह करते हैं।
मैं उसे बच्चा आया बोला सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, मैंने अच्छा दिखाऊँ तो मैंने रीड किया, रीड करके ट्रांसलेट करा, मैं बोला ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, इसको रखो, इसको भी काटो, इन लोगों ने मिस्टेक करके 2 3 4 से एक ही पैराग्राफ में करता तो मैंने बोला इसको छोड़ो, अपना अलग से पढ़ो, फेडरल बोर्ड से पढ़ो, फेडरल बोर्ड में इतना साफ पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, वही चीज़ को इतने अच्छे तरीके से इसमें किया हुआ है। नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ी आप लोगों ने, सेंस ऑफ ब्रेन वाला पढ़ा, और टॉपिक जो बुक में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, सारा क्लस्टर बना के यूँ, मतलब जो नॉलेज मिला उठा के यूँ ये लो, पढ़ लो, जो पढ़ सकते हो, हेडिंग भी खुद बनाओ, सब हेडिंग भी खुद बनाओ, सब खुद करो, सारा बच्चा खुद करेगा। हमने क्या किया, हमने सारा जो इन्फॉर्मेशन थी उठा के एक ही हेडिंग के अंदर सारा उठा लिया, कोई हेडिंग नहीं उसका, मिड ब्रेन हाई ब्रेन कुछ भी नहीं है, सारा एक साथ लगा। तो इस तरह नहीं करते ना, इस तरह हमारे बोर्ड वाले बस ये करते। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट। अच्छा, सपोर्ट एंड मूवमेंट से ना हमने जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए, जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना सबसे पहले उसके टॉपिक्स ही लिखिए, क्या क्या टॉपिक्स में सपोर्ट एंड मूवमेंट से सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, या हम हर चैप्टर में करेंगे, हर चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, और मतलब ओवरऑल ये चैप्टर है किस बारे में, ये सारा। फिर इसके बाद इस चैप्टर से हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन का स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स, जॉइंट से फिर पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन याद है किसी बच्चे को? इंसान के स्केलेटन के हड्डियों के नाम याद है सारे? 206 क्या बच्चे को क्या ह्यूमन स्केलेटन की याद करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जॉइंट्स, जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, जॉइंट्स और इसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। फिर एक जॉइंट की डिसऑर्डर है दैट इज आर्थराइटिस, आर्थराइटिस हम डिस्कस करेंगे, इसकी भी टाइप डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट मसल्स, मसल्स एंड टाइप्स, मसल और उसकी टाइप्स के बाद हम पढ़ेंगे जो मुश्किल सा टॉपिक याद होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। समझ आ गया था स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल बहुत अच्छा टॉपिक है, मेन टॉपिक ही, इसी से एमसीक्यू सबसे ज़्यादा, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। एंड लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 9 इज स्लाइडिंग पिरामिड मॉडल, यानी क्रॉस ब्रिज साइकिल, ये लास्ट है। क्लियर? सही है, टोटल 9 टॉपिक्स हमने ना इस चैप्टर से, ये 9 टॉपिक हो शुरू से स्टार्ट होने की इंट्रोडक्शन जैसे पूरे होने वाले हैं, यही करेंगे। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेकंड इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम क्या है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट किसे कहा जाता है? सपोर्ट किसे कहते हैं? सपोर्ट सहारा है। सही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ पूछते हैं ना कि ये क्या होता है, वो उसकी उर्दू बता देता है, जैसे हमें तो उर्दू आती ही नहीं। सही है, देखो मतलब कोई पूछे ना कि सेल क्या होता है, बोले खुलिया होता है। वाह, खुलिया तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि सेल को में खुलिया होता है। अच्छा, सपोर्ट का मतलब होता है चीजों को ना, थिंग्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना। सही, मतलब वही सहारा प्रोवाइड करना उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में मतलब थिंग्स को या बॉडी पार्ट्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना, ये क्या कहलाता है? सपोर्ट। हमारा ब्रेन गिर नहीं रहा नीचे क्योंकि हमारी बोन्स ने उसे होल्ड कर रखा है ना, यानी उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो सपोर्ट मींस होल्ड करना ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, फिर दूसरा एक वर्ड है जो है मूवमेंट। मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट किसे कहते हैं? अगर करना, देखो बेहतरीन, शुक्र है उर्दू आती है आपको। अच्छा, सही, मूवमेंट का मतलब होता है, सही है, बॉडी के अंदर बॉडी के पार्ट्स का
अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना कुछ वक्त के लिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। दूसरा लोकोमोशन करना भी मूवमेंट में ही आता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना या बॉडी के अंदर चीजों का मूव करना, हल्का सा ये मूव करना, वो क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। तो अब यहाँ सुनो, जो हमारे पास सपोर्ट है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मौजूद है हमारा स्केलेटन। क्या मौजूद है? स्केलेटन। तो स्केलेटन का फंक्शन, स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और मूवमेंट कौन करवाता है? मूवमेंट मसल्स करवाते हैं, मसल्स। तो मसल्स जो है ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं और स्केलेटन जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्केलेटन खुद मूव नहीं करेगा, ये मेरा हाथ जो है ये खुद बेंड नहीं करेगा जब तक ये मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी में मूवमेंट होती है। फूड जो मूव करता है इंटेस्टाइन में, तो वो ऊपर वाली जो वो है मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वो आगे मूव करते हैं। ब्लड जो मूव कर रहा है ब्लड वेसल में, हार्ट उसे पंप कर रहा है ना, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है जिससे वो आगे फ्लो हो रहा है। तो जहां जहां भी मूवमेंट होगी बॉडी में, सारी मूवमेंट किसकी वजह से होगी? मसल्स की। किसकी वजह से होगी? मसल्स। तो मसल्स मूवमेंट पैदा करते हैं और स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सही। अब हमने इसे अपने स्केलेटन मसल सबके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ सुनो, जो स्केलेटन हमारी बॉडी में मौजूद है, हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है, स्केलेटन की 3 टाइप्स होती है ना। कौन कौन सी होती है 3 टाइप्स? एक तो होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन, तीसरा एक होता है एंडोस्केलेटन जो बॉडी के होता है अंदर हमारी बॉडी में, एक होता है एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के होता है बाहर, जैसे कि ये जो सेल वगैरह में होता है, इसलिए जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होते हैं, होता है। ये किसी टाइप का होता है, बैटिक में पढ़ा था, भूल गए। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो वाटर के प्रेशर की वजह से बनता है। जेलीफिश में क्या होता है? जेलीफिश को अगर कंप्रेस करेंगे दब जाएगी, नहीं दबेगी, अंदर वाटर का प्रेशर आता है, पानी के प्रेशर की वजह से बनता है, वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहलाता है। हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन है, हमने इसी को डिस्कस करना है। अच्छा, एंडोस्केलेटन जो है हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन है, ये मिलकर बना हुआ है 2 चीजों से, एक बोन्स और दूसरी कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन जो हमारा एंडोस्केलेटन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे से मिलकर बना हुआ हमारा एंडोस्केलेटन। अच्छा, अब इनकी ना स्टडी करना, मसल्स के बारे में पढ़ना, मसल्स की स्टडी करना, मसल्स के बारे में स्टडी करना। जिस ब्रांच में मसल की स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मसल्स। मसल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? मायोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज की जो स्टडी है, कार्टिलेज की स्टडी इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी। तो इस चैप्टर में हमने मायोलॉजी, मसल्स की स्टडी करनी है, ऑस्टियोलॉजी करनी है, कॉन्ड्रोलॉजी करनी है, यही हमने पढ़ा। सबसे पहले हम ऑस्टियोलॉजी करेंगे, बोन्स की स्टडी करेंगे, फिर हम कॉन्ड्रोलॉजी करेंगे, कार्टिलेज की स्टडी करेंगे, फिर मायोलॉजी हम एंड में करेंगे। लेकिन इनके दरमियान में हमने जॉइंट्स की भी तो स्टडी करनी है, जॉइंट्स की स्टडी भी तो करनी है। तो जॉइंट्स की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की स्टडी जो है वो कहलाती है आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। अच्छा, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मायोलॉजी और माइकोलॉजी। एक वर्ड है दैट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? एक तो मायोलॉजी है मसल की स्टडी करना, सी वहां ऐड किया और माइकोलॉजी बन गया। माइकोलॉजी फंजाई की सही, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। उसकी बॉडी माइसीलियम कहलाती है ना फंजाई, तो इसीलिए बस वो माइकोलॉजी। तो ये सारी बातें याद रखना। जॉइंट्स तो हमने चैप्टर ये पढ़ना है। अब ये जो मसल्स और बोन्स, यानी मसल्स और स्केलेटन में मिलकर एक सिस्टम बना है हमारी बॉडी में, उस सिस्टम को हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो हम उसके फंक्शन पढ़ेंगे।
functions of musculoskeletal system. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये वो सिस्टम है जो मसल्स और स्केलेटन यानी बोन कार्टिलेज सबसे मिलकर बना हुआ है। ये पूरा सिस्टम कहलाता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी बोन मसल सबको मिला के सपोर्ट एंड मूवमेंट ये सिस्टम प्रोवाइड करता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम करवाते हैं ये हमें बताते हैं। सबसे पहले इट प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को। सही, हमारा जो हेड है, हेड वो गोल क्यों नजर आ रहा है क्योंकि अंदर की हड्डी ऐसी है, अंदर का स्कल ऐसा है इसीलिए राउंड है। हमारे हाथ रॉड की तरह क्यों क्योंकि अंदर बोन इस तरह की है। तो स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी को शेप मिली हुई है, शेप और स्ट्रक्चर एक ही बात। सही, शेप स्ट्रक्चर मिला हुआ है। दूसरा इट प्रोवाइड ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स वगैरह सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। जब हम चलते हैं गिरते नहीं हैं आगे पीछे तो होल्ड करके रखनी होती है। तीसरा ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट दिस सिस्टम प्रोटेक्ट सॉफ्ट एंड वाइटल ऑर्गन्स। जो सॉफ्ट और वाइटल ऑर्गन्स हैं जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि ब्रेन। सही है, ब्रेन के बिना वो जिंदा रहता है पक्का। ब्रेन अगर हम किसी के वो करें, अगर हम किसी के सर पे गोली मारते हैं तो वो जिंदा रहेगा, और अगर हार्ट में गोली मार दें तो बिना हार्ट के जिंदा नहीं रहता, बिना ब्रेन के जिंदा नहीं रहता। लेकिन अगर ब्रेन काम करना छोड़ दे तो गोली वाले ब्रेन काम करना छोड़ दे, ब्रेन सही से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करा, शट डाउन हो गया तो क्या इंसान मर जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरालाइज। हाँ, जो कोमा में चले जाते हैं तो ऐसा होता है। तो उस टाइम पे हार्ट मेजर ऑर्गन हार्ट ही हमारा वाइटल, लेकिन इसके अलावा भी है वाइटल ऑर्गन जितना नहीं जरूरी है। तो जितने वाइटल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करना भी इसी का काम है मस्कुलोस्केलेटल। जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारा ब्रेन, ये सारे जो पार्ट है ना, ये सारे पार्ट को प्रोटेक्ट किसने कर रखा है, स्केलेटन ने। जैसे कि हमारा रिब केज है ना, ये रिब केज के अंदर है ना सारी चीजें। कभी एक्सीडेंट होगा रिब केज पहले कंट्रोल करेगा, यानी बॉडी का प्रोटेक्ट करेगा। ये पूरा स्कल बॉडी प्रोटेक्ट करेगी ब्रेन को। सही, तो वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है इसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो ये तीन तो मेजर फंक्शन है ही हमारे स्केलेटल सिस्टम के। इसके अलावा एक फंक्शन है, चौथा फंक्शन, क्योंकि हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कर रहे हैं ना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मसल्स की तो बात करेंगे, तो इसलिए ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इट कॉज मूवमेंट। ये मूवमेंट पैदा करता है बॉडी में। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होगी वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की वजह से होगी। हम अगर चलना चाहते हैं तो मसल तो स्केलेटन की वजह से चलेगी ना, दोनों मिलके काम करेंगे। तो ये मूवमेंट जो पैदा होती है हमारी बॉडी में किसकी वजह से होती है, मूवमेंट। इसके अलावा अब जो बोन्स होगी ना, बोन्स में कैल्शियम स्टोर होता है। बोन्स में क्या स्टोर होता है, कैल्शियम। बोन्स में फॉस्फेट स्टोर होता है, यानी बोन्स में इन शॉर्ट मिनरल्स स्टोर होते हैं। क्या स्टोर होते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स को स्टोर करना भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है या स्केलेटन का फंक्शन है। तो इट स्टोर्स, ये स्टोर करता है, इट स्टोर्स मिनरल्स, ये मिनरल स्टोर करता है सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करके रखता है। ये हो गए 5 फंक्शन। एक और फंक्शन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना भी हमारे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है। कैसे, ब्लड सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है, बोन मैरो। बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है, स्केलेटन के अंदर, हड्डी के अंदर। तो जो बोन मैरो वो किसका पार्ट है, इसी स्केलेटन का पार्ट है। तो उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लड सेल। सही, तो ये 6 फंक्शन यहाँ एमसीक्यूज में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। क्या चीज स्केलेटन का फंक्शन नहीं है, तो 3 यहाँ से आ जाएंगे, एक को छोड़ देंगे, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन कुछ लिख देंगे। ऐसा फंक्शन जो स्केलेटन का नहीं होता। सही, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो ये सारे फंक्शन याद रखना, 6 फंक्शन है ये बात, सारे फंक्शन याद रखना। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन का स्ट्रक्चर। ओके, Yes.
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। और पैदाइशी बच्चे में जो छोटा बच्चा पैदा होता है 205। बड़े होते होते उसकी हड्डी बढ़ जाती है। या तो एक कम होती है या तो एक ज्यादा होती हाँ। जो पैदाइशी बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? ज्यादा होती हैं। कितनी ज्यादा होती है? हाँ, 2 ज्यादा होती हैं। चलो खैर 2 हम उसको कम कर देंगे। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था एक टाइम पर, बहुत पहले, किसी ने मुझे बताया इंटर के टाइम पे यार 2018 मतलब इंटर में 19 से गया था, तो 19 में इंटर के पेपर दिया था, तब किसी ने मुझे बताया कि भाई देखो ये ना लड़कियों में हड्डी कम होती है, लड़कियों में उनकी रिब्स ना एक कम होती हैं, पसलियाँ एक कम होती हैं, उनके 205 होती हैं। मैं कंफ्यूज मतलब होती होंगी। अब वो बंदा बड़ा था, उसने कह दिया सही। अब पता है क्या, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि इसे सही आता होगा, वो गलत भी तो बता सकता है। तो अच्छा, उसके बाद फिर मैं काफी साल तक तो मुझे यही लगता रहा और मैं सबको यही बताता रहा, सबको मतलब किसी को पढ़ाता नहीं था उस टाइम, शुक्र है। लेकिन ये कि मतलब जो वैसे मेरे जहन में था, जो था ना, देखो लड़कों में कहीं ऐसा। लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च की पता किया ये तो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। 206 ही होती है, दोनों में सेम होती है। अच्छा, बच्चों में ना 300 हड्डियां, बच्चों में 300 बोन्स होती है, 300 हड्डियां होती हैं। फिर बाद में वो हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है। जब मर्ज हो जाती है फिर हम उनको एक काउंट करते हैं। जैसे कि हमारी बैक बोन में रीढ़ की हड्डी में ना एंड में जो आखिरी हड्डियां होती है ना, एंड में 9 हड्डियां होती है, 9 बचपन में। फिर वो होता क्या है, ऊपर की 5 जुड़ जाती है, नीचे वाली 4 जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है अब हम उनको 9 काउंट नहीं करते, अब उनको 1 2 काउंट। तो हमें बोन कम हो गई। कम होने का मतलब ये नहीं कि बोन गायब हो गई, बोन्स आपस में फ्यूज हो गई। क्या हो गई? फ्यूज। ये हमारे यहाँ पे जो कॉक्सियल बोन होती है ना, ये हिप बोन, ये 3 बोन की फ्यूजन से बनती है। पहले 3 अलग अलग होती है, फिर मिक्स हो जाती है। मिक्स हो जाती है, हम फिर एक काम करते हैं, फिर 3 काम कर देते हैं। तो अब इसका कम होते होते एट एंड 206 में आगे स्टॉप हो जाता है, 206 हड्डियां आ जाती है। सही। अभी पिछले वक्त में किसी को पढ़ा था वहाँ पर, तो बच्ची बोलती है सर किसी की 6 हड्डियां हो तो बोला ये तो अब एबनॉर्मल है ना वो बच्ची, मतलब एबनॉर्मल बच्चों में, ये तो नॉर्मल बच्चों की बात है। अब एबनॉर्मल किसमें 6 उंगलियां, 7 उंगलियां, 4 उंगलियां, उसकी हड्डियां कम है, वो एबनॉर्मल में आता है। लेकिन नॉर्मल बच्चों में इतनी होती है, तो हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे, 206 होती है। सही है। हाँ चलो, स्ट्रक्चर ऑफ बोन में डिस्कस करें। अब हम बोन की तादाद नहीं लिखते क्योंकि वो ह्यूमन स्केलेटन में पढ़ेंगे, यहाँ हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बोन होती क्या है? बोन को हम कहते हैं बोन्स आर हार्डेस्ट, बोन्स आर द हार्डेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, हार्डेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी की जो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है वो बोन्स है। क्या है? बोन्स। हमारे दांत भी तो हार्ड होते हैं, टीथ। जब इंसान मरता है ना, जब उसे कबर में डाला जाता है तो उसके बाद पेड़ ऊपर आके खा लेते हैं, पहले हड्डियां करती हैं, दांत बाद में करते हैं। तो जो टीथ है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू, लेकिन हमने यहाँ लिखा हार्डेस्ट, तो हार्डेस्ट तो हम लोग सबसे ज्यादा होता है। तो ये हार्डेस्ट है, तो टीथ हार्डेस्ट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? टीथ को हमने हार्डेस्ट क्यों लिखा? टीथ जो होते हैं वो हार्डेस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ये लिविंग स्ट्रक्चर। जो बोन होती है ना, बोन टूट जाए तो हील हो जाती है, दांत टूट जाए थोड़ी टूट जाती है। तो दांत अगर टूट जाए, क्रैक आ जाए, वो थोड़ी हील हो जाएगा, हड्डियां हील हो जाती है, हड्डियां लिविंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग लिविंग स्ट्रक्चर की बात करें तो बोन्स आर द हार्डेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, हार्डेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर बोन्स है। तो बोन्स आर हार्डेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग ये याद रखना। दूसरा, बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है? बोन में पाया जाता है मेनली यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन। क्या नाम है? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन याद आया? कहाँ पढ़ा था कोलेजन प्रोटीन? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में वो फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, जो नीचे टेबल बना हुआ था उसमें नाम कोलेजन टाइप 1 होता है। हमारे पास बोन्स में जो कोलेजन होता है, कोलेजन प्रोटीन, वो कोलेजन की टाइप 1 होती है। कोलेजन 2 टाइप का होता है, एक कोलेजन टाइप 1, एक कोलेजन टाइप 2। तो कोलेजन टाइप 1 से पाया जाता है। सही, थोड़ा ज्यादा हार्ड है, टाइप 2 थोड़ा ठीक होता है, टाइप 2 जो होता है कार्टिलेज होता है, ठीक है। प्रोटीन इसमें पाया जाता है। बोन्स में क्या है? प्रोटीन है सबसे पहले। प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन।
इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है मिनरल्स। क्या मौजूद है? मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये यहाँ पर। और कैल्शियम और फॉस्फेट के मिक्सचर को ना, कैल्शियम और फॉस्फेट के मिक्सचर को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सही, कैल्शियम फॉस्फेट के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यानी कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट, इनके मिक्सचर को ये कहते हैं। याद रखना, आगे आएगा। अच्छा, मिनरल्स के अलावा यहाँ क्या है? मिनरल्स के अलावा यहाँ पर मौजूद है वाटर, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वाटर है। यहाँ पर वाटर कितना होता है बोन्स में? बहुत कम होता है। कितना होता है? आपको याद नहीं होता? लेस नहीं दिया आप लोगों ने, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस आया नहीं पढ़ा आप लोगों ने? भी तो बोली थी वो पढ़ा है, सपोर्टेड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन। सही। अच्छा, वाटर जो होता है, वाटर होता है 10% टू 20%। सही, 10 से 20% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। तो 10 से 20% क्या होता है? वाटर होता है। बाकी इसके अलावा ये सारी चीजें होंगी, बोन के सेल्स भी होंगे, वो सारा पढ़ेंगे, बोन के सेल्स वगैरह होंगे। अब बोन के स्ट्रक्चर को ना, इसे भी हम 3 हेडिंग में डिवाइड करेंगे। इसको हम 3 हेडिंग में इस तरह डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ए, आप पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ बोन, रीजन्स ऑफ बोन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बी, दैट इज कवरिंग ऑफ बोन, कवरिंग्स ऑफ बोन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सी, दैट इज सेल्स ऑफ बोन। सही है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन को इन 3 हेडिंग में डिवाइड कर दिया। आप लोगों का व्हाइट बोर्ड साफ, अच्छे से साफ नहीं लग रहा है क्या? अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसे रीजन ऑफ बोन। साइड से याद रखना, सबसे बोन रीजन ऑफ बोन। अच्छा, एक लॉन्ग बोन के अंदर, ये जो बड़ी सी बोन होती है, उसके अंदर ना ये भी क्या होता है? ये भी क्या सब से रीजन्स ऑफ बोन में हमारे पास है, देखो एक लॉन्ग बोन के अंदर, एक जो लॉन्ग बोन होगी हमारे पास, लंबी सी बोन के अंदर 3 रीजन हमें देखने को मिलते हैं। एक लॉन्ग बोन, ये एक लॉन्ग बोन है, सही। इस लॉन्ग बोन में हमारे पास 3 रीजन्स होते हैं। ये टर्मिनल रीजन, कॉर्नर वाला, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, सही, जो वहाँ पर नंबर करते हैं हेडिंग उसकी। ये रीजन कहलाता है फर्स्ट रीजन, इसे हम कहते हैं एपिफाइसिस, लिखने के बाद। फिर इसके बाद ये दरमियान वाला रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मिडल रीजन, ये सेकंड नंबर पे करेंगे, इसे हम कहते हैं डायफाइसिस। और एक इन दोनों के दरमियान वाला हिस्सा, ये कहलाता है मेटाफाइसिस। तो एक लॉन्ग बोन को हमने 3 हेडिंग में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में। फर्स्ट वन इज एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। एपिफाइसिस जो है हमारे पास एक लॉन्ग बोन में, ये नाम
एपिफाइस कौन सा रीजन है? टर्मिनल रीजन। एपिफाइस इज टर्मिनल रीजन, ये टर्मिनल रीजन है, पहली बात सही है। अच्छा अब एपिफाइस देखो दो हैं, ये भी एपिफाइस है, ये भी एपिफाइस, वन वन दो वाला है ना, ये भी एपिफाइस है और ये भी क्या है एपिफाइस। इससे आगे ये वाले बोन है, इस बोन का नाम क्या होता है? ह्यूमरस। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमरस। इस ह्यूमरस का ये भी एपिफाइस है, ये भी एपिफाइस बॉटम वाले से ना। अब एक जो इसका हिस्सा होता है ये वाला ऊपर वाला, ये जो है हमारे पास एक जो एपिफाइस है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल एपिफाइस। होम्योसिस पढ़ लिया? होम्योसिस पढ़ लिया? अच्छा एक होता है प्रॉक्सिमल एपिफाइस और एक होता है डिस्टल एपिफाइस। सही है। प्रॉक्सिमल एपिफाइस और डिस्टल एपिफाइस यानी एक लॉन्ग बोन में एपिफाइस वाले कितने हिस्से हैं? दो। एपिफाइस कितने होते हैं? दो होते हैं, ये भी एपिफाइस है, ये भी एपिफाइस। सही है। अच्छा प्रॉक्सिमल एंड हम किसे कहते हैं? प्रॉक्सिमल उसे कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना उसमें फोमेन कैप्सूल और कैप्सूल नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक होता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होता है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल को प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं? आप लोग वो पहले होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं और डिस्टल को डिस्टल क्यों कहते हैं? देखो प्रॉक्सिमल, अच्छा ये बोन है, ये प्रॉक्सिमल सर उसके पास एक लूप होता है, उस लूप से पहले जो आता है वो प्रॉक्सिमल होता है, के बाद यहाँ कौन सा लूप है जिसमें इसके एक को प्रॉक्सिमल और एक को मिलेंगे? यहाँ सब ये जो हमारे पास ये बोन है ह्यूमरस, ह्यूमरस का एक एंड प्रॉक्सिमल होगा, एक डिस्टल होगा। अब कौन सा प्रॉक्सिमल होगा, कौन सा डिस्टल होगा? प्रॉक्सिमल उस पार्ट को कहते हैं जो सेंट्रल बॉडी के करीब है, ऊपर नहीं, हाथ ऊपर बढ़ूंगा ये ऊपर हो जाएगा ना, ऐसे वैसे बच्चे यही करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि जो ऊपर होता है वो मतलब ऊपर कैसे, ये मैं ऊपर कर दूंगा फिर तो ये ऊपर हो गया। जो सेंट्रल बॉडी के करीब होती है ना चीजें उन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, जो दूर होती है उसे डिस्टल कहते हैं। जैसे कि अब नेफ्रॉन में जो सेंट्रल बॉडी की ना वो उसका मोमेंट कैप्सूल था, मोमेंट कैप्सूल मेन स्ट्रक्चर वहां है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वही होनी होती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के यानी मोमेंट कैप्सूल के पहले करीब कौन सा है? प्रॉक्सिमल, दूर कौन सा है? डिस्टल। सेम इसी तरह ये जो हमारे पास है, अगर ये लॉन्ग बोन ये ह्यूमरस है वाली, ये प्रॉक्सिमल एपिफाइस, ये डिस्टल एपिफाइस। ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एपिफाइस क्या बनाता है? शोल्डर। डिस्टल एपिफाइस क्या बनाता है? एल्बो। फीमर, ये एल्बो क्या कहलाती है? फीमर थाई। फीमर का प्रॉक्सिमल एंड क्या बनाता है? हिप और हिप जॉइंट। और नीचे वाला यानी जो डिस्टल एंड है वो क्या बनाता है? नी जॉइंट। तो ये सारे ना प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के बारे में आते हैं। ये प्रॉक्सिमल एंड कहां जुड़ा हुआ है? डिस्टल एंड। तो अच्छा ये आगे एपिफाइस क्या है? टर्मिनल रीजन है, एक इसका प्रॉक्सिमल एंड है और दूसरा क्या है? डिस्टल एंड। अब इसकी आउटर बोन की बात करते हैं, यानी इसमें ये जो आउटसाइड जो बोन है ना, बाहर की तरफ बोन, ये बोन किस तरह की है? ये जिसके आउटर बोन है, आउटर बोन, बाहर की तरफ जो इसमें बोन है ना, ये हार्ड नहीं होती। कॉर्नर वाले हिस्से पे जो बोन है ये हार्ड नहीं होती, ये होती है सॉफ्ट बोन। ये सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है। इस बोन को हम कहते हैं स्पंजी बोन। स्पंजी बोन इसे हम कहते हैं सॉफ्ट बोन, सॉफ्ट बोन। इसे हम कहते हैं पोरस बोन, पोरस बोन। इसे हम कहते हैं कैंसरियस बोन यानी खोखली, और इसे ही कहा जाता है ट्रेबिक्युलर बोन। ये सारे इस बोन के नाम हैं जो कहाँ पाई जाती है? एपिफाइस वाले हिस्से में, टर्मिनल हिस्से में जो बोन पाई जाती है वो ये कहलाता है स्पंजी बोन होती है, यानी सॉफ्ट होती है, नरम होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये वाली हिस्सा। इसीलिए जब घर पे चिकन वगैरह बने ना, लेग पीस को उठा के देखना, कॉर्नर वाला हिस्सा ना सॉफ्ट होता है, गल जाता है ना, लेकिन बीच वाला ऐसा नहीं करता, तो ये बीच वाले हिस्से में हार्ड बोन होती है। तो कॉर्नर वाले हिस्से में क्या होती है? स्पंजी बोन, सॉफ्ट बोन, पोरस बोन, कैंसरियस बोन, ट्रेबिक्युलर बोन, ये इसके नाम है। सही है। स्पंजी बोन स्पंज लाइक होती है, यानी थोड़ी सी ना सॉफ्ट होती है, इसमें होल्स होते हैं जैसे स्पंज में, ये स्पंज है ना, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ये जो डस्टर होता है। फिर सॉफ्ट बोन, ये सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती। पोरस, इसमें बहुत सारे पोर हैं। कैंसरियस खोखली, खोखली होती है, इसमें सुराख होते हैं। फिर ट्रेबिक्युलर बोन, ट्रेबिक्युलर बोन इसे किसी रीजन से बता कैल्कुलेट कर बता क्या रीजन है। ये इसकी आउटर बोन के बारे में आता है, आउटर बोन इसकी ये होती है। इसके बाद इसका इनर रीजन में आता है, इसका जो इनसाइड है, अंदर वाला हिस्सा है इनर रीजन,
सही जो इसका सर आउटर के अंदर भी सर आउटर बोन के अंदर भी दर्द होती है। हाँ, ये आउटर बोन ये रही, अंदर बोन नहीं होती, अंदर कुछ और ये ऊपर ऐसे बोन होती है, लेकिन बोन होती है अंदर, अगर तोड़ोगे ना अंदर सारा वो बोन मैरो चीजें होती है, वो बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर होता क्या है, इनर रीजन में अंदर वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में यहाँ पर इसका क्रॉस मैनर पे ना, इसका क्रॉस रीजन होता है, इसका भी क्रॉस यहाँ पे इस क्रॉस रीजन को ना, ये जो अंदर का क्रॉस रीजन, इस रीजन को कहा जाता है ट्रैबिक्यूली। इसे क्या कहते हैं, ट्रैबिक्यूली। जो इनर रीजन है, इनर रीजन इसका, इनर रीजन इज कॉल्ड एज ट्रैबिक्यूली। इसीलिए इसकी बोन को बाहर वाले को ट्रैबिक्यूलर बोलते हैं। सही, ट्रैबिक्यूली बोलते हैं क्रॉस चीजें आ रही है जो यहाँ पर इस तरह से, ये ट्रैबिक्यूली कहलाता है मतलब ऐसे। इस ट्रैबिक्यूली में होता क्या है, यहाँ पर पाया जाता है बोन मैरो, क्या होता है बोन मैरो। लेकिन यहाँ पर जो बोन मैरो है, यहाँ पर ट्रैबिक्यूली में जो बोन मैरो होता है वो होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। बोन मैरो दो तरह का होता है, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। एक होता है येलो बोन मैरो जो हड्डियों के दरमियान होता है, वो येलो होता है। येलो मतलब व्हाइट सा होता है, लेकिन वो लिपिड से मिलकर बना होता है, तो कुछ एनिमल्स में वो ज्यादा येलो दिखता है। रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, एपिफाइसिस के अंदर। एपिफाइसिस का रीजन में कौन सा बोन मैरो, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो को हम आर्डियन भी कहते हैं, आर्डियन मींस रेड बोन मैरो। और ये जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो का फंक्शन है, रेड बोन मैरो हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। जो हमने पढ़ा था ना, ब्लड सेल प्रोड्यूस करना, ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस ये करता है, रेड बोन मैरो करता है। सही, तो इनर रीजन भी हो गया, आउटर रीजन। ये हमारा यहाँ पर एपिफाइसिस है। सही, एपिफाइसिस ऐसा हो। इसके बाद है हमारा डायफाइसिस, मिडल वाला रीजन, डायफाइसिस। लेकिन डायफाइसिस से पहले ना हम लोग लिख देते हैं इसका थर्ड वाला। थर्ड वाला है मेटाफाइसिस। यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस जो है ये पाया जाता है, ये वाला थर्ड वाला, ये पाया जाता है बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। डायफाइसिस से बोलते हैं, ये लंबे वाले जो इसको आप लिखते हैं। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान में पाया जाता है, और इसके भी दो एंड हैं, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, तो ये भी कितने हैं, मेटाफाइसिस कितने हैं, 2। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें होता क्या है, इसके आउटसाइड और इनसाइड में, बाहर और अंदर की कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है उसकी तरह। यानी इसमें इसका कंपोजिशन अलग से नहीं पड़ती, इसकी कंपोजिशन जो है इट इज ऑलमोस्ट, तकरीबन ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम एज एपिफाइसिस। ये तकरीबन एपिफाइसिस की तरह ही होती है, यानी बाहर वाले हिस्से पे स्पंजी बोन, अंदर वाले हिस्से पे ट्रैबिक्यूली, यहाँ पर एटोनल। तो इन दोनों की कंपोजिशन इतना फर्क नहीं है। पुरानी बुक्स में देखोगे ना, तो उस टाइम पे ना एक एपिफाइसिस होता था और डायफाइसिस होता था, बस मेटाफाइसिस नाम की चीज नहीं। अब इन लोगों ने मेटाफाइसिस अलग से बनाया, लेकिन इसकी कंपोजिशन तकरीबन इसी तरह है, एपिफाइसिस की तरह। तो फर्स्ट रीजन हो गया, थर्ड रीजन हो गया। अब सेकंड रीजन, मतलब सर ये भी स्पंजी, हां इसमें स्पंजी बोन होती है और ट्रैबिक्यूलर अंदर का ऐसा ट्रैबिक्यूलर। लेकिन सर अभी आपने बताया था लेग पीस होता है, उसके आगे और पीछे जो है वो सॉफ्ट होते हैं और दूसरा वाला थोड़ा हार्ड होता है। सर अभी आपने बताया था जो लेग पीस होता है हां यार, ये लेग पीस का ये वाला हिस्सा सॉफ्ट है, ये भी हिस्सा सॉफ्ट है, ये वाला हिस्सा हार्ड है, दूसरा वाला। ये अभी हम लोगों ने टर्मिनल रीजन किया है और टर्मिनल के साथ आ गया, तो ये भी सॉफ्ट ही होता है, लेकिन ये वाला हिस्सा हार्ड होता है। ये जब लिखते हैं ना किसी जो क्या है डायफाइसिस। अच्छा, अब डायफाइसिस के यहाँ से देख लो, ये लॉन्गेस्ट रीजन है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रीजन, सबसे बड़ा रीजन। सही, ये बना लिया आपको।
आराम से जल्दी से इसको लिखा है ऑलरेडी डायफाइसिस कर लेते हैं, फिर बस इसके रीजन से हम क्या तो ये साढ़े आठ तक की क्लास है 8 बजे 8:30 कब आया आपको 5:30 8 बजे तक 8 बजे इसमें नंबर 3 क्यों लिखा है हम नंबर 2 ये देखो एपिफाइस कितने होते हैं लॉन्ग कोड में 2 होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। मेटाफाइस कितने होते हैं 2, एक ये रहा और एक इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, मेटाफाइस से आगे लिखेंगे फिर वो एक लिखेंगे, तो इसलिए लिखेंगे 2। लॉन्ग बोन कंटेन हाउ मेनी मेटाफाइसेस, एक लॉन्ग बोन में कितने मेटाफाइसेस होते हैं 2 होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एपिफाइस और एक प्रॉक्सिमल मेटाफाइस और एक डिस्टल मेटाफाइस। हाउ मेनी एपिफाइसेस आर फाउंड इन अ लॉन्ग बोन, 2 होते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइस और डिस्टल। हाउ मेनी डायफाइसेस आर फाउंड इन अ बोन, 1, एक ही साथ है ये बात, इसके कोई 2 इससे अलग नहीं। चलिए लोग जल्दी से करना था मेरा सीखना है या वो लिखिए तो वो मिटा देना देखिए ये रस ये क्या अच्छा अब इसके बाद ना रीजन जो बोन में जो तीसरा रीजन है या सेकंड रीजन है वो है डायफाइसिस। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस अच्छे से एक रहता है डायफाइसिस। सही डायफाइसिस ये लॉन्गेस्ट रीजन, डायफाइसिस को हम कहते हैं इज द लॉन्गेस्ट रीजन, लॉन्गेस्ट एंड मिडल, लॉन्गेस्ट रीजन ये और मिडल रीजन ये ध्यान रखना सही है। ये है हमारे पास डायफाइसिस, इसका कोई प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड नहीं है, ये सिर्फ सिंगल है ये सही है। डायफाइसिस के आउटर साइड पे जो बोन पाई जाती है डायफाइसिस के आउटर साइड पे जो बोन होगी ना ये बोन ना बहुत ज्यादा हार्ड हो, इसे हम कहते हैं हार्ड बोन, रिजिड बोन, कॉम्पैक्ट बोन, कॉर्टिकल बोन, इसे हम कहते हैं हार्ड बोन, रिजिड बोन, कॉम्पैक्ट बोन एंड कॉर्टिकल बोन। सही ये सारे इसके नाम हैं, इन सबका मतलब ये होता है कि कड़ा के हार्ड स्ट्रॉन्ग सही, तो स्ट्रॉन्ग बोन होती है आप इसकी डायफाइसिस है सही है। और ये जो हार्ड बोन है कॉम्पैक्ट बोन है जो आउटर बोन हमने पढ़ी, ये हार्ड बोन मिलकर बनी होती है स्मॉल सिलेंडर से, स्मॉल सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर से, स्मॉल सिलेंडर्स से मिलकर बनी होती है। इन स्मॉल सिलेंडर्स को हम कहते हैं ओस्टियोन या ओस्टियोन। याद रखो ये हमारा बोन थी, इस बोन को अगर आप इतना ऐसा कट कर लेते हैं इसका सही कट करके फिर इसे ऑब्जर्व करते हैं कट करके, तो यहाँ पर ये रहा हमारा ये सही हमें यहाँ से आते हैं बोन के सेंटर में कैविटी होती है, सेंटर में खाली जगह होती है सही है, वो खाली कैविटी है तो ये दोनों तरफ बोन, ये जो दोनों तरफ बोन है ना या ये कौन सी हार्ड बोन है कॉम्पैक्ट बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन जो है ये मिलकर बनी होती है राउंड इस तरह के बड़े बड़े सिलेंडर्स।
सही तरह बड़े बड़े सिलेंडर से मिलती हुई इन सिलेंडर्स को हम कहते हैं ऑस्टियोन। इसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोन। सही, ऑस्टियोन ये रहा गोल सा सिलेंडर टाइप से। ये ऑस्टियोन सिलेंडर खाली नहीं है, ये ऑस्टियोन अगर हम एक ऑस्टियोन निकाल के ड्रॉ करें तो ऑस्टियोन इस तरह का है, गोल सा है। सही, इस ऑस्टियोन के अंदर इस तरह की लेयर्स हैं। सही, ऑस्टियोन इस तरह की ना, इसमें लेयर्स चढ़ी हुई है। ये जो लेयर्स होती है ऑस्टियोन के अंदर, ये पूरा ऑस्टियोन है। ऑस्टियोन के अंदर ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स कहलाती है लैमेला। क्या लैमेला? सही, लैमेला कहलाती है। तो ऑस्टियोन जो है, ऑस्टियोन इज कंपोज्ड ऑफ, ऑस्टियोन मिलके बना हुआ है गोल गोल सी कंसेंट्रिक लेयर से, यानी गोल गोल सी लेयर से, जिन्हें हम कहते हैं लैमेला। ऑस्टियोन किससे मिलके बना हुआ है? गोल गोल सी लेयर से। सही, लेयर जैसा कि हमारे बॉल है, बॉल के ऊपर टेप चढ़ा दिया है, बारीक सी बॉल है, पेंसिल उसको टेप चढ़ाते नहीं चढ़ाते, तो ये इस तरह की टेप चढ़ी, मतलब ये लैमेला है। सही, इसका तो लैमेला से मिलके बनी है। और ये जो लैमेला है ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। लैमेला जो है, ये जो लेयर्स है ना, ये लेयर्स दो चीजों से मिलके बनी है। एक इसमें मौजूद है प्रोटीन, दैट इज कोलेजन टाइप 1। लैमेला में कोलेजन 1 होता है, और यहाँ पर होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट किसे कहते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के मिक्सचर को। सही, तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट और कोलेजन टाइप 1 है। कहाँ पर? ये जो लेयर्स है ना, ब्लैक कलर की लेयर, ये लेयर्स इनसे मिली होती है। कोलेजन है इसमें, इस लेयर में क्या है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। जो कोलेजन के लेयर में, कोलेजन वाला पार्ट जो है वो कहलाता है प्रोटीन। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। प्रोटीन होते हैं ऑर्गेनिक, क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन होता है ना, और ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ये होते हैं इनऑर्गेनिक। सही, हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब यहाँ से इस तरह से देखो, हमारे पास ये बोन भी जो है, ये हार्ड बोन, क्या कहलाती है? कॉम्पैक्ट बोन। इससे मिलके बनी है लंबे लंबे गोल गोल सिलेंडर से। एक सिलेंडर को आप निकाल के देखें, सिलेंडर के ऊपर इस तरह की लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को क्या कहा जाता है? लैमेला। लैमेला जो है किससे मिलके बना है? ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स किससे मिलके बनी है? ब्लैक वाली जो लेयर बना, ये लेयर किससे मिलके बनी है? कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन से और हाइड्रोक्सी एपेटाइट। जो कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन है वो उसका ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक होते हैं प्रोटीन। और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कौन सा है? कैल्शियम और फॉस्फेट यानी हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब क्वेश्चन ये आता है, द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ लैमेला। लैमेला का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बना होता है इनऑर्गेनिक पार्ट? कैल्शियम फॉस्फेट से, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ लैमेला इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन टाइप, या द कोलेजन टाइप 1 of lamella, collagen type 1 in lamella is organic or inorganic? Organic. सही, इस तरह से। तो ये inorganic और organic, यहाँ ये कौन सा पार्ट इसका organic है, कौन सा पार्ट इसका inorganic है? ये जो है lamella है, कोलेजन टाइप 1 और हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। कोलेजन टाइप 1 इसका ऑर्गेनिक वाला कंपोनेंट है, और इनऑर्गेनिक वाला कंपोनेंट क्या है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सर, कैल्शियम और फास्फोरस को हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्यों कह रहे हैं? हाइड्रो का मतलब तो वाटर होता है। हाँ, ये यहाँ पर ना इनकी वो नाम इस तरह से नहीं लिखा गया, यानी हाइड्रोक्सी एपेटाइट के अंदर बाकी भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, यानी वाटर भी होता है थोड़ी सी अमाउंट में, लेकिन इसमें मेजरली कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। ये नाम ना मतलब किसी और रीजन की वजह से नाम रखा है, वो ये रीजन नहीं है ये नाम इस तरह रखा गया। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये बस इसके कैल्शियम फॉस्फेट की मिक्सचर होते हैं, मतलब इनमें ये दोनों चीजें ज्यादा होती है, मेनली ये दोनों चीजें पानी की होता है थोड़ा सा, इसलिए अवॉइड, लेकिन ये मेन कैल्शियम और फॉस्फेट का मिक्सचर। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट इनऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक वाला पार्ट क्या है? कोलेजन टाइप। ये सारा इसके हमने आउटर बोन की बात की है, आउटसाइड। अच्छा, अभी एक और चीज देखिए ऑस्टियोन के बारे में, ये आ रही है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जब बोन के करीब से गुजरती है तो बोन में ना बारीक बारीक होल्स होते हैं छोटे से, उन होल्स के जरिए बोन के अंदर भी आ जाती है ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल किस ऑस्टियोन के बिल्कुल सेंटर से ही पास होता है। यानी ऑस्टियोन के सेंटर में यहाँ पर ब्लड वेसल्स जाती हैं, ऑस्टियोन के सेंटर से क्या जाती है? ब्लड वेसल्स, और ब्रेन से जो सिग्नल लेकर आती है ट्यूब्स उन्हें क्या कहते हैं? नर्व्स। ये नर्व भी यहाँ से पास होती है, तो यहाँ पर नर्व भी, वो जगह ऑस्टियोन के सेंटर में एक खाली जगह होती है,
सही है, बारीक सी ट्यूब होती है, खाली जगह होती है, सेंट्रल कैविटी ऑफ ओस्टियम, उसे हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। सही, सेंट्रल कैविटी मतलब सेंटर में पाई जाने वाली कैविटी ऑफ ओस्टियम। ओस्टियम की जो सेंट्रल कैविटी है उसके सेंटर में जो कैविटी पाई जाती है इसे हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल इज द सेंट्रल कैविटी ऑफ ओस्टियम। ओस्टियम के सेंटर में पाई जाने वाली कैविटी। सही, बिल्कुल सेंटर में, जिससे क्या क्या पास होते हैं, हैवर्शियन कैनाल से पास होती हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसीलिए जब बोन टूटती है ना, हड्डियां टूटती हैं, तो वहां पर ब्लड भी लीक होता है, क्योंकि ब्लड वेसल पाए जाते हैं। फिर दूसरा वहां पर पेन भी होता है, क्योंकि नर्व्स पाए जाते हैं, तो नर्व को हल्का सा भी डैमेज करो तो पेन होता है, तो इस वजह से वहां पर पेन भी होता है और वहां पर ब्लड भी लीक होता है। अच्छा, इसके बाद ये हमने आउटर बोन की बात की। आउटर बोन इस तरह की, सही, ये सारा आउटर बोन के बारे में लिखा है। आउटर बोन जो है हार्ड बोन होती है, स्मॉल सिलेंडर से मिलती बनी है, ओस्टियम कहते हैं। ओस्टियम के अंदर लेयर्स होती हैं जो कि लैमिना है, लैमिना में कोलेजन काइटिन और हाइड्रोजन टाइट होता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट इसका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट इसका ऑर्गेनिक है, यानी कोलेजन वाला। और ओस्टियम के सेंटर में क्या है, जिसे हैवर्शियन कैनाल कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल और नर्व। सही, ये सारा। अब इनर रीजन की बात करते हैं। यहां पे ये वाला रीजन, ये जो इनर रीजन है बोन के और इसके डायपास के सेंटर में एक कैविटी है जिसके अंदर ये यहाँ पर पाया जाता है बोन मैरो। यहाँ पर जो बोन मैरो है ये कहलाता है येलो बोन मैरो, और ये जो कैविटी है यहाँ पर कौन लिख दिया, इसका इनर पोर्शन। इनर पोर्शन में अंदर की तरफ एक सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी ऑफ डायफाइसिस। डायफाइसिस यानी जो बोन का ये वाला अल्फा है, डायफाइसिस के दरमियान की जो सेंट्रल कैविटी है उसे हम कहते हैं मेडुलरी कैनाल। ये जो बीच की बड़ी सी जगह होती है ना जहाँ पर बोन मैरो होता है, इसे हम कहते हैं मेडुलरी कैनाल या मेडुलरी कैविटी कहते हैं, मेडुलरी कैनाल। तो ओस्टियम के सेंटर वाली कैविटी हैवर्शियन कैनाल, डायफाइसिस के यानी बोन के सेंटर में जो कैविटी है ये वाली कैविटी, इसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी कैनाल। और इस मेडुलरी कैनाल में पाया जाता है, दिस मेडुलरी कैनाल कंटेन येलो बोन मैरो। इसमें होता है येलो बोन मैरो, ये जो हम खाते हैं ना पानी वगैरह में होता है, ये येलो बोन मैरो। सही, ये येलो बोन। येलो बोन मैरो ना मेन ये लिपिड है, लिपिड से फैट से निकल रहा है, और फैट का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना। तो ये जो येलो बोन मैरो है यहाँ पर ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम आ रहा है, इससे एनर्जी स्टोर कर रही है। लेकिन ये जब चाहे ये येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो सकता है इनटू रेड बोन मैरो, या अपने आप को रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब बॉडी में नीड होगी ना रेड बोन मैरो खत्म हो रहा होगा, रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या था, ब्लड सेल प्रोड्यूस करना। जब ब्लड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो रेड बोन मैरो खत्म हो रहा है, रेड बोन मैरो जैसे ही खत्म होगा येलो बोन मैरो से रेड बोन मैरो, और येलो बोन मैरो दोबारा नहीं होगा, येलो बोन मैरो एक बार खत्म, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, यानी किसी से निकाल के डाला जाता है थोड़ा सा, या फिर लैब में तैयार करते हैं येलो बोन मैरो और फिर वो इंजेक्ट किया जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो रेड बोन मैरो अलग तरीके से, रेड येलो बोन मैरो खुद से प्रिपेयर नहीं होता। तो ये सारा ये डायग्राम है। ब्लड सेल्स कौन से बोन मैरो बनाते हैं, कैसी ब्लड सेल कौन बनाते हैं, कौन से बोन मैरो बनाते हैं, रेड या येलो? ब्लड सेल जो कौन बनाता है, रेड बोन मैरो बनाता है। कौन बनाता है, रेड बोन डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली ब्लड सेल की प्रोडक्शन कौन करवा रहा है, रेड बोन मैरो। लेकिन रेड बोन मैरो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, येलो बोन मैरो। सही, लेकिन डायरेक्टली कौन प्रोड्यूस होता है, ये तो रेड बोन मैरो ब्लड सेल की प्रोडक्शन कर रहा है। आप लोग बुक में ना लिखोगे पढ़ोगे ना, तो रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस 20% ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका 20% हिस्सा ये बनाता है ब्लड सेल्स, लेकिन ऐसा नहीं है 100% बनाता है। रेड बोन मैरो बुक में ना लिखा, तो हमारी बॉडी के मतलब 100% के करीब जो ब्लड सेल्स हैं वो रेड बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होते हैं। सर अगर ऐसे सवाल आएगा तो 100% आपको 100% कौन से मिस्टेक से लिखा गया,
और सही वो है कौन से 6 लिख गया, वो 20% वो लिख देते, स्पंजी बोन का लिख देते, वो 20% नहीं लिखते। सर येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट कब होती है? जब रेड बोन मैरो खत्म होगा, जब रेड बोन मैरो कम होगा ना एपिफाइस वाली से तब होगा। और रेड बोन मैरो कब खत्म होगा, जब ब्लड सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और रेड बोन मैरो खत्म कब होगा, जब ब्लड सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और ब्लड सेल कब ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जब कोई ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड लीक हो जाए, ब्लड कम हो जाए बॉडी में, एनीमिया या कोई इस तरह की ब्लड की बीमारी, इससे ब्लड कम होता जा रहा है उसको, तो नया ब्लड बनाना पड़ता है। नया ब्लड रेड बोन मैरो बनाता है। रेड बोन मैरो खत्म हुआ तो येलो बोन मैरो से रेड बोन मैरो बनेगा, फिर येलो बोन मैरो खत्म हो जाएगा उसका, तो फिर रेटिना में तो उसके बचेगी चांस नहीं, जिसमें एनीमिया हो गया, बड़ी बीमारी। अच्छा और ये सर एपिफाइसिस के अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती? नहीं, एपिफाइस के अंदर का जो हिस्सा होता है ना, एपिफाइस के अंदर तोड़ के देखना हड्डी को, अंदर ना यू क्रॉस मैनर में चीजें होती है ना, ये हिस्सा होता है। ये जो अंदर का हिस्सा है ना, यहाँ पर ये बोन ही होती है, बोन की बारीक जरात होते हैं, लेकिन ये पूरा हिस्सा ट्रेलिक्यूली के बाद जिसके अंदर क्या पाया जाता है, रेड बोन में, रेड कलर का। और ये बड़ा सा हिस्सा ये जो बीच में है, जिसके दरमियान में यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा येलो बोन में, ये येलो बोन में यहाँ, तो येलो बोन में इस वाले हिस्से में डायफाइस, एपिफाइस और मेटाफाइस में क्या है, रेड बोन। सही है, वो ट्रेलिक्यूली है। और ये अंदर का हिस्सा, ये जो अंदर वाली कैविटी से क्या कहते हैं, मेडुलरी के, क्या कहते हैं, मेडुलरी के। तो ये सारी टर्म्स याद रखना। डायफाइसिस लॉन्गेस्ट एंड मिडिल रीजन है, एक ही है ये, आउटर बोन इसकी ये है, और आउटर बोन किससे मिलकर बनी है, स्मॉल सिलेंडर से, जिसे क्या कहते हैं, ओस्टियन। ओस्टियन में लेयर्स है, वो लेयर्स क्या कहलाती हैं, लैमेला। सही, और वो लैमेला किससे मिलकर बनी है, दो सेल से मिलकर बनी है। एक क्या है, कोलेजन टाइप 1 और दूसरा हाइड्रोक्सीएपेटाइट। सही, हाइड्रोक्सीएपेटाइट यानी कैल्शियम और फॉस्फेट। सही, ऑर्गेनिक वाला पार्ट कौन है, हां, और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कौन है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट। फिर इसके अलावा ओस्टियन के सेंटर में कैविटी होती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सीएप के नाम। और उस हाइड्रोक्सीएप के नाम में क्या मौजूद है, और बोन के दरमियान में जो कैविटी होती है वो क्या कहलाती है, बोन के दरमियान की सेंट्रल कैविटी क्या कहलाती है, मेडुलरी के नाम, क्या कहलाती है, मेडुलरी। ये मतलब डायफाइस मतलब बोन में, तो बोन का मेजर हिस्सा ये है ना, तो बोन के दरमियान में जो खाली कैविटी होती है ना, खाली नहीं होती, तो बोन में होता है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, मेडुलरी के नाम। मेडुलरी के नाम में क्या मौजूद है, येलो बोन में किससे मिलकर बना है, फैट से, लिपिड से। और फैट और लिपिड का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना है, यानी येलो बोन है एनर्जी स्टोर कर रखता है। लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, रेड बोन में, जब नीड होगी तब ये कन्वर्ट होगा। जैसे कि मतलब होता रहता है बार-बार, जब नीड होगी, जब रेड बोन है कम होगा तब ये होगा, और फिर रेड बोन है से ब्लड सेल बनेगा। चलो ये सारा हो गया हमारे पास रीजंस ऑफ बोन वाला पार्ट। ठीक, अब इस वाला रह गया, बाद में करेंगे। एवर्शियन कैनाल ये रही, ये जो ब्लड आया था ना, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल आई बोन के अंदर, देख ये ओस्टियन है, ओस्टियन के बिल्कुल सेंटर में, ओस्टियन के बिल्कुल सेंटर में ये ओस्टियन है, इसके बिल्कुल सेंटर में ये रेड वाली ब्लड वेसल है, और ये ग्रीन वाली नर्व है, नर्व जो ब्रेन से सिग्नल ले जाते हैं, नर्व्स के बोन, तो नर्व और ब्लड वेसल इसके अंदर आ रहा है, यानी हड्डी है, हड्डी के अंदर यूं अंदर जा रही है, ब्लड वेसल अंदर जाके यूं अंदर पास होगी। जब हड्डी टूटेगी, ओस्टियन जो है नीचे टूटेगा, ओस्टियन टूटेगा तो ब्लड वेसल भी टूटेगी, और ब्लड वेसल की ब्लड लीक होगा, वहां पर दर्द भी होगा, पेन भी होगा, क्योंकि नर्व डैमेज हुई और ब्लड भी लीक होगा, तो इसका भी होगा। तो उसका बड़ो लीकिंग वाला आपको इसके नियम कहते हैं, लेकिन उसमें बड़ोगे आप सेकंड। क्लियर हो गया, समझ आ गया सारा, इसको अच्छे से निकालो, एक बार निकालो, शुरू से निकालो, एक बार पढ़ते हैं, रिवाइज करवा दो जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे, जल्दी करो, शाबाश। सपोर्ट एंड अच्छे से नोट डाउन करना। सही, सबसे पहले हमने इसके टॉपिक्स लिखे, जो हम टॉपिक्स पर जाएंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन होता है ह्यूमन बॉडी में, एंडोस्केलेटन। स्केलेटन कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, 2 पार्ट से। क्या क्या चीजें हैं, कौन सा पार्ट, और मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है, मसल्स। मसल्स की स्टडी क्या कहलाती है, बायोलॉजी। और बोन्स की स्टडी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। कार्टिलेज की स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्टोलॉजी। जॉइंट्स की स्टडी क्या कहलाती है, बायोलॉजी। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के कितने फंक्शन है, 6
सिक्स फंक्शन है शेप प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, मूवमेंट पैदा करना, मिनरल्स को स्टोर करना और किसकी प्रोडक्शन करना, रेड सेल्स की प्रोडक्शन करना। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन डिस्कस किया। बोन जो है हार्डेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा प्रोटीन है, कोलेजन टाइप 1। मिनरल्स है यहाँ पर कौन कौन से, वाटर यहाँ कितना है 10 से 20%। और इसकी जो हम पढ़ेंगे इससे हमने 3 एलिमेंट में किया, रीजन ऑफ बोन आपने कभी कवर किया। रीजन ऑफ बोन में सबसे पहला है क्या कहलाता है, एपिफाइस। ये क्या है, ये टर्मिनल रीजन है। इसके कितने पार्ट हैं, 2। एक प्रॉक्सिमल एपिफाइस है, दूसरा डिस्टल है। प्रॉक्सिमल बॉडी के करीब है, दूर करीब से, और दूर डिस्टल। अच्छा, इसके आउटर साइड में जो बोन होती है वो क्या कहलाती है, स्पंजी बोन, पोरस बोन, सॉफ्ट बोन, ट्रैपेजुलर बोन, कैंसरस बोन, ये सारे इसी के नाम हैं। इसके इनर पोर्शन का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, ट्रैपेक्यूली। ट्रैपेक्यूली के अंदर क्या पाया जाता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन करना। फिर इसके बाद डायफाइस निकालो, मेरा मतलब डायफाइस क्या है, मिडल रीजन है एंड लॉन्गेस्ट एंड मिडल रीजन है। आउटर बोन कैसी होती है, हार्ड बोन, कॉम्पैक्ट बोन, रिजिड बोन, कॉर्टिकल बोन। ये किससे मिलकर बनी है, स्मॉल स्ट्रैंडर्स से। स्ट्रैंडर्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियो। किससे मिलकर बना है, लैमेलाइ। के अंदर क्या-क्या चीजें हैं, कोलेजन एंड हाइड्रोजन बैंड। जो हाइड्रोजन बैंड है वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। कोलेजन डायमंड क्या है, ऑर्गेनिक। ऑस्टियो के सेंटर में कैविटी होती है जिसे क्या कहा जाता है, हाइवर्शियन के नाम। हाइवर्शियन के नाम में क्या मौजूद है, ब्लड वेसल और इनर पोर्शन में, बोन के इनर पोर्शन में या डायफाइस के इनर पोर्शन में सेंट्रल कैविटी होती है जिसे क्या कहते हैं, मेडुला। यहाँ क्या कहा जाता है, बोन मैरो क्या करता है अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है इसमें। हाँ, इसका मेन फंक्शन, इसका प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, एनर्जी स्टोरेज। सेकेंडरी फंक्शन है, सही है, यानी जब नीड पड़ी तब करेगा ना, मेनली तो वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। अच्छा, रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होगा उससे ब्लड सेल ग्रोथ होगी। फिर हमने मेटाफाइस किया। मेटाफाइस क्या है, मेटाफाइस कौन सा रीजन है, बिटवीन एपिफाइस एंड डायफाइस होता है। और इसकी कंपोजिशन, इसका भी एक प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल क्या है, दूसरा डिस्टल एंड है। और इसमें इसकी कंपोजिशन तकरीबन कैसी है, एपिफाइस है। अच्छा, यहाँ एक और चीज लिख दो, ये जो हार्ड बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है, हमारी बॉडी की 80% जो बोन्स हैं, 80% ये हार्ड और कॉम्पैक्ट होगी। यानी पूरी बॉडी की जितनी बोन्स निकालोगे 80% बोन किस तरह की होगी, हार्ड और कॉम्पैक्ट। क्यों, क्योंकि हर बोन में सबसे बड़ा हिस्सा ये और इस हिस्से में कौन सी बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है। इसीलिए 80% बोन क्या होती है हमारी, हार्ड। सही, बाकी 20% सॉफ्ट होती है। 80% बोन्स इन आवर बॉडी आर रिजिड बोन, कॉम्पैक्ट बोन, कॉर्टिकल बोन, सही 80% ये। सर कॉर्टिकल का मतलब क्या होता है, कॉर्टिकल का मतलब होता है सब कड़क। बस ये सब के लिए ना एक ही वर्ड यूज करते हैं। कॉर्टिकल का मतलब होता है जो कॉम्पैक्ट हो, जिसके चीजें करीब है, तो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर। इनकी मीनिंग ही पूछेंगे, इतना नहीं पूछेंगे कि आपको मीनिंग बता दो। सर मुझे अपने आप को याद रखने के लिए, लेकिन याद करने के लिए इसलिए वैसे सर्च भी करते हैं उसके अंदर। लेकिन ये कि बस ये सारे नाम पूछे जाते हैं, या आप लोग बुक में नहीं भी होंगे, आप लोग में एक ही होगा, लेकिन ये सारे नाम ना तो दूसरे बुक में थे, किसी ना किसी बुक में कहीं ना कहीं लिख के बस, तो इसलिए कहीं और से भी इसलिए सारे नाम, ताकि सारे नाम से कुछ भी पूछे तो क्लियर समझ आ गया। क्या नाम है मेरा, आप लोग को एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, शायद सर अपलोड करवाएंगे। सही, इस चैप्टर के तकरीबन मेरे पास 300 250 एमसीक्यूज हैं, वो भी आप लोग मिल जाएंगे। पास पेपर के एमसीक्यूज वो मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, पास पेपर जब सॉल्व करोगे, जब पास पेपर सॉल्व करेंगे ना, आप भी सॉल्व करोगे, तो पास पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो हमने नहीं पढ़ा। इसलिए नहीं है हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि पहले कोर्स कर रहा था, अब कोर्स कर रहा है। सही, तो चीजें चेंज भी होती हैं, तो पुराने वाली चीजें ऐसी होंगी जो हमारे बुक में रिकेट्स का भी होगा, रिकेट्स तो बुक में भी नहीं आता। सही, बुक अपडेट हो गई ना हमारी, सही है, 25-20 साल के बाद, लेकिन वो सही गलती से, और अपडेट भी इसी की है माशाल्लाह। तो बस ढूंढते रहो इस तरह की चीजें, वो अभी पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चरल ब्रेन को देखना, स्ट्रक्चरल ब्रेन में इसका पढ़ाना हम लोगों के पास, वो आप लोगों ने जो किया ना बस माशाल्लाह, बुक में तो ऐसा लिखा है कि बस समझ आ गया। पूछना है, लेक्चर को अच्छी बनाना, क्योंकि अच्छी कॉपी उतनी अच्छी तैयार होगी। 80+ किस किस की परसेंटेज,
प्लस और 70 प्लस का फर्स्ट ईयर आपको कहाँ से पढ़ा है? यहीं से पढ़ा है? कौन पढ़ाता है आपको? बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने पढ़ा। कॉलेज कौन से आपको बोलूँगा? PCHS BAM PCHS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज आपकी BAM PCHS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हमको से प्लान करते मैं आपका बात करते हैं सर सही है सर सही है और कॉलेज कौन सा है? सही है सर सही है सही है वो लॉ है पढ़ाएंगे अच्छी पढ़ाई नहीं होती गलत होती है अच्छा रेगुलर पढ़ाई अब तो सही है ना फिर तो एक ही स्टेट बोर्ड होगा बच्चे नहीं पढ़ते होंगे बिल्ला आप लोग को सही है पीछे आप लोगों का सर सही है कितने से डालो सर सही करीब पड़ता है नहीं बिल्ला करीब बैंक की सेल्स कहाँ है कारसास इनका पेपर अच्छा जहाँ के टीचर अच्छे कॉलेज जाते हो आप लोग फिर कैसे पढ़ाई होगी फिर कैसे पढ़ा चल रहा है पढ़ाई होगी वीक में 4 days दिन में 4 प्रैक्टिकल के लिए जाते हो ना तीन चैप्टर पढ़ लिया आपने सेकेंड ईयर का होमोसिस एवरेज कोऑर्डिनेशन सपोर्टल नहीं पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया और इनहेरिटेंस पढ़ लिया पढ़ लिया अच्छी बात ठीक है एंटी में इतना मुश्किल नहीं है अभी हम चीजें काम हो जाएगा चलें कुछ पूछना है